Hello friends, this is Shrikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Improve English. My dear friends, मैं आज बहुत ही शानदार पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये बहुत ही शानदार पोयम है और इसके जो पोएट है कैरोलिन वेल्स, वो इसके विषय में कितना शानदार तरीके से लिखे और इसमें इस पोयम में ना बड़ा अच्छा चीज ये बताया, मतलब एक कह सकते हैं कि इस तरीके से व्याख्या की है कि जो बड़ा डेंजरस है और बड़ा भयावह ही आउटलैंडिश टाइप का अप्रोच उन्होंने दिया है कि जानवरों को कैसे पहचाने। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं कि जानवरों को कैसे पहचाने। अबाउट द ऑथर और वी कैन से पोएट कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स 1862 एंड 1942, इनका जन्म 1862 में हुआ था और मृत्यु 1942 में। ये लगभग 80 साल की एज तक जिंदा थी। वाज एन अमेरिकन मिस्ट्री राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। ये अमेरिकन मिस्ट्री राइटर एंड ह्यूमरिस्ट थे। शी सफर्ड a hearing loss after suffering from scarlet fever. This is a fever named, इस फीवर में होता क्या है कि जीभ गाल के अंदर का जो होता है वो गुलाबी हो जाते हैं और इसको ज्वर बुखार हिंदी में बोलते हैं। इसमें शरीर में डिफरेंट प्रकार के एक्टिविटीज बदल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि 6 एज जो इनका 6 साल के जब थे तभी इनको ये बुखार आया था, जिसकी वजह से इनकी सुनने की क्षमता कम हो गई। शी वॉज अ गुड रीडर, वह एक अच्छी रीडर थी। एंड टुक अप द जॉब ऑफ लाइब्रेरियन, और एक लाइब्रेरियन का जॉब इन्होंने शुरू किया बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम ऑथर। पूर्ण रूप से ऑथर बनने से पहले ये एक लाइब्रेरियन का काम शुरू की। इनिशियली शी रोट पोएट्री, शुरुआत में ये क्या करती हैं, पोएट्री लिखती हैं। ह्यूमरस वर्सेस, मजेदार वर्सेस यानी कि कविता के छंद लिखते हैं। एंड चिल्ड्रंस बुक्स एंड देन मूव्ड ऑन टू मिस्ट्री नॉवेल्स, उसके बाद ये मिस्ट्री नॉवेल्स की तरफ मूव कर जाती है। शी रोट 170 बुक्स, कितने बुक्स, 170 बुक्स, मेनी ऑफ विच वर मेड इनटू मूवीज, जिसमें से बहुत पर मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। सम ऑफ हर फेमस वर्क्स आर द काउंटेस चार्मिंग, वुमन नेक्स्ट डोर, अ नॉनसेंस anthology, and the book of humorous verse. These are the name of the books that she composed. Now let's start the summary of the chapter. Here you can see summary of how to tell wild animals. यहाँ पे पोएट शुरू करती हैं जब कहती हैं कि इन दिस ह्यूमरस पोएम द पोएट टेल्स द रीडर्स अबाउट डिफरेंट आउटलैंडिश एंड डेंजरस मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स। आउटलैंडिश मीन्स पुराना, ओल्ड, एंड डेंजरस मतलब खतरनाक। मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का एक खतरनाक और पुराना तरीका बताती हैं। शी बिगिंस द पोएम बाय टेलिंग दैट द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई एन एशियन लायन। वो यहाँ पे बताती हैं कि कैसे एक एशियन लायन को पहचाने। तो बताती क्या है, शी टेल्स, वह बताती है दैट इफ वी हैपन टू विजिट द फॉरेस्ट इन द ईस्ट, यदि हम पूर्व के जंगलों में विजिट करते हैं, दैट इज द एशियन फॉरेस्ट, जिसे एशियन फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड देयर इफ वी सी अ बीस्ट और टाउनी एनिमल, जहां पर हम एक जानवर या टाउनी एनिमल को देखते हैं, क्या करते हैं, टाउनी एनिमल को देखते हैं, भयावह जानवर को, डेंजरस को देखते हैं। विच रोर्स एज इट किल्स, और वह इतनी तेजी से दौड़ता है जैसे वह मार दे। वी कैन बी श्योर दैट इट इज एन एशियन लायन, तो हमें श्योर हो जाना चाहिए कि यह एक एशियन लायन है। ऑन हिज येलो कोट, अपने पीले कोट में, वी जस्ट नीड टू नोटिस। देन शी सेज व्हाइल वॉन्डरिंग इफ वी आर वेलकम्ड बाय ए रॉयल एनिमल, यदि हम एक राजा जैसे रॉयल एनिमल से मुलाकात करते हैं, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स,
ऑन इज येलो कोट। येलो कोट मीन्स उसकी जो पीली शरीर होती है उस पर जो ब्लैक पट्टियां होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियां होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ऑन इज येलो कोट वी जस्ट नीड टू नोटिस वेदर द एनिमल ईट्स अस। हमें बस नोटिस करना है कि कब वो हमें खा जाए। इफ इट डज देन वी कैन बी सर्टेन दैट वी हैव मेट अ रॉयल बंगाल टाइगर। यदि ऐसा वो करता है तो हमें निश्चित हो जाना चाहिए कि हम किससे मिल चुके हैं, एक रॉयल बंगाल टाइगर से। इन द थर्ड स्टैंजा शी गिव्स अस द टिप्स टू फाइंड आउट अ लेपर्ड। नेक्स्ट जो थर्ड स्टैंडा है उसमें वो ये बताती है कि एक लेपर्ड को कैसे रिकॉग्नाइज करे, कैसे पहचाने। और वो बताती है कि शी सेज इफ वी मीट अ स्पॉटेड एनिमल व्हिच कंटिन्यूअसली अटैक्स विथ हिज शार्प पॉज। वो बताती है कि जब हम किसी ऐसे एनिमल से मिले जो अपने नुकीले और खतरनाक पंजों से बार बार अटैक करे, वी कैन बी श्योर दैट इट इज अ लेपर्ड। तो हमें निश्चित हो जाना चाहिए कि ये कौन सा जानवर है, ये लेपर्ड है। शी फर्दर सेड दैट इट वुड बी यूजलेस टू क्राई आउट इन पेन एज द लेपर्ड विल कंटिन्यू टू अटैक सीजलेसली, मतलब बिना रुके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब लेपर्ड आप पर अटैक करेगा ना तो रुक रुक के नहीं करेगा, वो कंटिन्यू अटैक करता रहता है। तो उससे हमें पहचान जाना चाहिए कि ये कौन सा जानवर है, एक लेपर्ड है। In the fourth stanza, the information regarding identification of bear। यहाँ पे बेयर के रिकॉर्डिंग की बात की जा रहा है कि कैसे हम पहचाने। इस स्टेंजा में बात की जा रही है कि कैसे हम पहचाने कि यह एक भालू है। इफ वी एवर मीट एन एनिमल वाइल वॉन्डरिंग इन द एरिया आउटसाइड आवर हाउस। हम अपने घर के बाहर थोड़ा दूर पे अगर कहीं हम बाहर एक बड़े जानवर से मिल जाते हैं एंड दैट एनिमल गिव्स अस अ रफ टाइट हग, जो हमें अपने सीने से लगा ले यानी कि गले लगा ले, अपनी बाहों में भर ले, वी मस्ट नो दैट वी हैव मेट अ बेयर। तो हमें जान जाना चाहिए कि हम किससे मिल चुके हैं, हम एक बेयर से मिल चुके हैं। बेयर्स आर नोन टू क्रश पीपल टू डेथ विद देयर एक्सट्रीमली टाइट एम्ब्रेस। बेयर्स जो होते हैं वो खूब कस के तेजी से अपनी बाहों में जकड़ के लोगों को मारने के लिए जाने जाते हैं। However, फिर भी पोएट जोकिंगली से, पोएट मजाकी अंदाज में कहती हैं that it is going to give a light cares in case we have some confusion in identifying the bear। फिर पोएट यहाँ पे कहती हैं कि यदि हम गलती से बेयर को ना पहचान पाए ना तो हमें गले लगाकर बड़े प्यार से हमारा केयर भी करता है। A light cares in case we have some confusion, यदि हमें कोई कंफ्यूजन हो जाए तो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। In the fifth stanza, the poet says that a beginner may have confusion in recognizing wild animals। करें कि जो शुरुआत जो जानवरों को बहुत नहीं जानता उनको शुरुआत में जंगली जानवरों को पहचानने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। कैसे? She then goes on to give the readers tips to differentiate a hyena from a crocodile। इसके बाद वो पांचवें स्टेंजा में हायना और क्रोकोडाइल के बीच कैसे डिफरेंशिएट करे एक बिगिनर जो जंगल के विषय में कम जानकार है। She says that while hyenas can be identified through their cheerful smiles। करें कि हायना को हम कैसे पहचानेंगे, उनके चीयरफुल स्माइल से पहचानेंगे। क्रोकोडाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद देयर टीयर्स। और क्रोकोडाइल को कैसे पहचानेंगे, उनके आंसुओं से पहचानेंगे। वो यहाँ पे ये बताने का प्रयास करती हैं कि जो हायनाज होते हैं वो हायनाज हैव चीलिंग क्राइज विच आर सिमिलर टू ह्यूमन लाफ्टर। करें कि हायना जो होते हैं इस तरह से आवाज निकालते हैं ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन बीइंग हंस रहा है। एंड क्रोकोडाइल्स आर नोन टू शेड टीयर्स व्हाइल दे गल्प डाउन देयर प्रे। और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं जब वो अपने शिकार को, अपने प्रे को, अपने शिकार को खाते हैं तो आंसू गिराते हैं, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खुश है या दुखी में है, दुख है इसको। द लास्ट स्टेंजा इज ऑल अबाउट स्पॉटिंग अ chameleon। Right pronunciation is chameleon, not chameleon। So, my dear student, don't forget to pronounce the word chameleon। The poet informs that it is a small lizard-like creature। Lizard means छिपकली के जैसा एक क्रिएचर है। विदाउट
any ears or wings, जिसे न तो कान होते हैं और ना ही कोई पंख होता है. She gives an unusual method of identifying a chameleon when she says that if we look at the tree and see nothing. ये बहुत ही आउटलैंडिश और डिफरेंट टाइप का अप्रोच बताती है कि कैसे हम कमेलियन को पहचाने, और बताती है कि जब हम पेड़ की तरफ देखें और हमें कुछ दिखे ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहां पे कमेलियन है. सी मीन्स टू से दैट द कमेलियन वुड हैव कैमोफ्लॉग. कैमोफ्लॉग का मीनिंग यहाँ पे आपको जानना जरूरी है. कैमोफ्लॉज मीन्स होता है छद्म आवरण, यानी कि वेश बदल लेना. यानी कि जिस पेड़ पे रहता है, जिस कलर की पत्तियां होती है, कमेलियन की क्वालिटी होती है, वह उस हिसाब से अपने आप को, उसके पत्तों के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, अपने आप के कलर को चेंज कर लेता है itself by turning its color into that of the tree. Let's see next slide. Theme of the poem. The poem deals with the different risky and funny methods of identifying animals. एनिमल्स को पहचानने के लिए डिफरेंट प्रकार के रिस्की और मजेदार तरीकों को अडॉप्ट किया जाता है, जो अपने आप में ही जंगली तरीके हैं. यानी कि अब सोचिए, आप पोएट यहाँ हंसते हुए बताती हैं कि अगर आपको एशियन लायन पहचानना हो तो आप ईस्ट में जंगलों में चले जाइए, जब तेजी से दहाड़ेगा और आपको मार देगा, तब आप जान जाना कि ये एक एशियन लायन है. अब जिंदा रहोगे तब न जानोगे. तो ये तरीका देखिए कितने शानदार तरीके से वो मजेदार तरीके से व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती हैं. The characteristics of wild animals are presented in a humorous manner. जो जंगली जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि उनका जो चारित्रिक है, विशेषताएं हैं, उसे वो कैसे प्रकट करती हैं. विशेषताओं को बड़े सिंपल तरीके से प्रकट करती हैं, और जो बड़े ही आउटलैंडिश हैं, यानी कि ओल्ड हैं, वो तरीका बताती हैं. राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम के विषय में बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABABCC. ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइस ऑफ द poem. As you know, poetic device, in other words, we can say it figure of speech. Don't mix with figure of speech and parts of speech. Parts of speech are completely different from figures of speech. So don't compare both. Both are different. Alliteration. Alliteration means होता है दोहराव. किस चीज का दोहराव? कॉन्सोनेंट साउंड का दोहराव या कॉन्सोनेंट लेटर का दोहराव जहां पर हो वहां पर एलिट्रेशन होता है. रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड आर at start of two or more closely connected words roaming round. You can see here roaming round. Here it sounds are two times in adjacent or closely positioned word. So here is alliteration. Use of consonant sound H in the beginning of two words like he, has. Use of W sound in when walking. Use of H sound again, who, hugs. Use of B sound, be, bear. Use of consonant sound N like novice, nonplus. Use of th sound in the, thus. Use of H sound again, he, hasn't. Here you can see the repetition of consonant sound and consonant letter again and again. That shows there is alliteration. Allusion means भ्रम, confusion की स्थिति. Reference to a famous thing, place or species of animal, etc. Like Bengal tiger. Reference to a famous thing, place, species of animal like Asian lion. Assonance. Use of vowel E जहां पर एजोनेंस मीन्स होता है वावेल साउंड का रिपीटेशन, उसे एजोनेंस बोलते हैं. यूज ऑफ वॉवेल ई मीट अ क्रिएचर देयर. यू कैन सी हियर. यूज ऑफ वॉवेल साउंड ओ, हियर यू कैन सी स्ट्रोलिंग,
fourth you, whose spot do no good to roar. These are different words where the sound O is seen. Use of vowel sound O again, or sometime when roaming round. Sometime when roaming round. Use of vowel sound O, you should go. You should go, should to you roads. You can see different sounds. Consonants, use of Z sound single wing. Z sound single wing. Use of I sound he, only, lip, lip. You can see L sound, sorry. Use of L sound he well, only, lep, lep. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है. ओके, दिस इज वेरी यूजफुल video that is going to be for you, so don't forget to complete it, see it, and make a good confidence in you. That's why whenever you will sit in the exam, you attempt the question properly. Literary device enzyment, बहुत ही शानदार लिटरेरी डिवाइस है enzyment. enzyment का मतलब मैं फिर से आपको कर दूं कि कंटिन्यूअस ऑफ सेंटेंस टू द नेक्स्ट लाइन, यानी कि कोई सेंटेंस एक लाइन से जा रही है, यहाँ पे कोई पॉज, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, उसका अगले लाइन में भी प्रभाव रहेगा. सपोज करो यहाँ पे आके समाप्त हुआ, तो दिस टाइप ऑफ लाइंस इज कॉल्ड enjambment. Like, though to distinguish, might nonplus the crocodile's hyenas. Continuation of a sentence to the next line. If you were walking, creature there. Continuation of a sentence to the next line. And if there, tawny beast. Inversion. Inversion, change in the format of a sentence. जब एक सेंटेंस के फॉर्मेट में बदलाव किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है? इन्वर्जन बोला जाता है. If they are suit to you, advance change in the format of a sentence, the Bengal tiger to discern. यहाँ पर देखिए आप, जो वर्ब होता है उसका प्लेस जब चेंज किया जाता है तो उसे इन्वर्जन. ग्रामर में जब बात करें तो इन्वर्जन कहते हैं जब वो वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए. कैसे आ जाए? सब्जेक्ट से पहले जब वर्ब आता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. उसे क्या कहा जाता है? इन्वर्जन कहा जाता है. तो यहाँ पे यानी कि इस रूप में देखें तो सभी प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं या कुछ इंपरेटिव सेंटेंस भी वो इन्वर्जन में कहे जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. पोएटिक लाइसेंस क्या होता है उस चीज समझते हैं. अ लिबर्टी टू द पोएट टू चेंज द स्पेलिंग्स इन ऑर्डर टू क्रिएट राइम और रिदम इन अ पोएम. पोएट को ये स्वतंत्रता मिलना कि वह किसी भी अपनी इच्छानुसार साउंड को या किसी वर्ड के राइम या रिदम को बदल दे, उसे बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस. यूज ऑफ लेफ्ट इंसिस्ट ऑफ लेफ्ट. हियर आप देख सकते हैं जो राइट स्पेलिंग है वो होता है लेफ्ट, बट हियर पोएट ने यूज किया है क्या? एलईपीटी. जो वो अपनी स्वतंत्रता और उच्चारण को ध्यान में रखते हुए सरलता बनाने के लिए उन्होंने ऐसा यूज किया. रेपिटेशन की बात कर लें. यूज ऑफ लेफ्ट वर्ड इन द लास्ट लाइन. Rhyme scheme AB AB CC. You can see AB AB CC is followed. Pray, may, non plus thus smiles, crocodiles. Rhyme scheme AB AB CC is followed. Round, ground, you learn, discern. Next, small, all, thing, wing, tree, see. The next one, yard, hard, there, bear, guess, caress. The next, view, you. Peppered, leopard, pen, again. The next, chance, advance, east, beast, dine, lion. तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितने सिंपल तरीके से पोएट इस चीज को यूज किया है. मुझे उम्मीद है कि ये फिगर ऑफ स्पीच, समरी
मैं आपको अच्छे से समझाने में कामयाब रहा और इसका प्रयोग कर आप अच्छे गुड मार्क्स लाइए। इसी के साथ धन्यवाद।